और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा में गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी छापेमारी। जी हां, एनआईए की तर्ज पर गुरुग्राम पुलिस की 19 ठिकानों पर रेड चल रही है। पुलिस के 550 जवान और अफसर इस छापेमारी में शामिल हैं। 7 एसीपी और 11 क्राइम ब्रांच की टीम ने दरअसल ये रेड मारी है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ये छापेमारी चली, यानी 4 घंटे तक हरियाणा में गैंगस्टर्स के खिलाफ ये बड़ा एक्शन पुलिस का नजर आया है। कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में गैंगस्टर्स के खिलाफ ये सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया गया है और इसी के तहत छापेमारी की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। जितेंद्र, जानकारी ये मिल रही है कि 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे बड़ी रेड मारी गई है तमाम जगहों पर। इसका फायदा क्या हुआ, क्या धरपकड़ अब तक हो पाई है, क्या सफलता पुलिस को हासिल हुई? जी बिल्कुल, देखिए लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, इसके अलावा नरेश सेठी और साथ ही कौशल गैंग, ये 4 जो मुख्य गैंग है जो कि पूरे तरीके से हरियाणा के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। इन सभी गैंगस्टर्स के जितने करीबी हैं या फिर रिश्तेदार हैं जो बाहर रहकर इनकी मदद कर रहे थे, लगातार इनके संपर्क में थे, उन सभी के ठिकानों पर रेड की गई है ताकि इन गैंगस्टर्स की कमर को तोड़ा जा सके। गुरुग्राम पुलिस का एक बड़ा एक्शन है। एनआईए की तर्ज पर यह सुबह तकरीबन 6 बजे अचानक से रेड की गई। तकरीबन 550 पुलिसकर्मी इस रेड के अंदर शामिल थे। तमाम गुरुग्राम पुलिस के जितने आला अधिकारी हैं वो स्पॉट पर मौजूद थे और इस रेड के दौरान तकरीबन 67 पन्नों का ऐसा लेन देन के कागजात बरामद हुए हैं जिनसे पता चला है कि अवैध तरीके से जो जेल के अंदर ये तमाम गैंगस्टर बैठकर इन बाहर अपने रिश्तेदारों की मदद से, अपने गुर्गों की मदद से पूरा ऑपरेट कर रहे थे अपने गैंग को। इसके अलावा पिस्टल बरामद की गई हैं, इसके अलावा फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और कई गाड़ियां बरामद की गई। साथ ही कई प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा है जहां पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो एक कहा जा सकता है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई है और एनआईए की तर्ज पर इन गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने के लिए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। गैंगस्टर्स के खिलाफ ये बड़ा एक्शन नजर आया है हरियाणा में। बड़ी खबर बता दें आपको, असद के मोबाइल से मिला पिस्टल का वीडियो। कारोबारी को धमकाने के लिए भेजा था पिस्टल का वीडियो। 9 अक्टूबर 2022 का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें कोल्ड पिस्टल को लोड करते दिखा असद। ये वीडियो अब सामने आ रहा है जिसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कारोबारी को धमकाने के लिए पिस्टल का ये वीडियो भेजा गया था। तो आप देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये वीडियो 9 अक्टूबर 2022 का है। असद के मोबाइल से ये वीडियो मिला है पिस्टल का। ये कोल्ट पिस्टल है जिसका वीडियो 9 अक्टूबर 2022 का बताया जा रहा है। कारोबारी को धमकाने के लिए इस पिस्टल के वीडियो को भेजा गया था। 9 अक्टूबर 2022 का ये वीडियो है और जो असद के मोबाइल से मिला है, अतीक के बेटे के मोबाइल से ये वीडियो मिला है। कोल्ड पिस्टल बताई जा रही है ये जो पिस्टल है और इसको लोड करता हुआ असद नजर आ रहा है जो इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है। 9 अक्टूबर 2022 का असद अहमद का यह वीडियो जिस बात का दावा किया जा रहा है और साथ ही खबर यह कि कारोबारी को धमकाने के लिए पिस्टल का यह वीडियो असद ने भेजा था जिसे बरामद किया गया है खुद असद के मोबाइल से। अब इसको लेकर आगे की तफ्तीश भी की जा रही है। 9 अक्टूबर 2022 का वीडियो कोल्ड पिस्टल को लोड करते हुए असद नजर आ रहा है और ये वही वीडियो है जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। असद अहमद जो कि पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया, अब उसके मोबाइल को जब खंगाला गया है तो उसके मोबाइल से यह वीडियो मिला है 9 अक्टूबर 2022 का, यह बताया गया है। तो अतीक हत्याकांड के शूटर्स को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को 4 दिन की रिमांड इन शूटर्स की मिल गई है, तीनों शूटर्स की। प्रयागराज कोर्ट ने तीनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 7 दिन की जगह 4 दिन की रिमांड मिली है। अब 23 अप्रैल को होगी कोर्ट में पेशी।
अतीक और अशरफ के हत्यारों लवलेश, सनी और अरुण मौर्य की आज सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई और सुनवाई के बाद इन हत्यारों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब इनसे पूछा जाएगा कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे मोटिव क्या था। क्या इन 3 चेहरों के पीछे कोई मास्टरमाइंड है जिनके इशारे पर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई? क्योंकि एसआईटी को इस बात पर यकीन नहीं है कि तीनों शूटर्स नाम कमाना चाहते थे, इसलिए अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। यही वजह है कि हत्यारों के कबूलनामे पर यकीन करना मुश्किल है। क्राइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए हत्या में इस्तेमाल जिगाना किसने दी, वारदात में किस फाइनेंसर ने मदद की है, अतीक के फिरोधी गैंग ने सुपारी दी क्या? शक इस बात का भी है कि इस हत्याकांड में मोहरा कोई और है और चेहरा कोई और। अब पुलिस इन तमाम पहलू की तह में जाएगी। पुलिस को लवलेश, सनी और अरुण के मोबाइल की भी तलाश है, जिससे पता चले कि हत्या से पहले उनकी किससे बात हुई। क्योंकि अस्पताल परिसर में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच इतनी आसानी से अतीक और अशरफ की हत्या कैसे कर दी गई, इसका जवाब किसी के गले नहीं उतर रहा है। इस बीच पेशी के दौरान दिखी है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। शूटर्स के साथ दौड़ते नजर आए पुलिसकर्मी। शूटर्स पर हमले को लेकर था इनपुट और इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया था। एक एक शूटर की हिफाजत के लिए दर्जनों पुलिस वाले। कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे में खाकी वर्दी की तैनाती यही बता रही है कि अतीक और अशरफ के हत्यारों के मारे जाने के इनपुट को कितनी गंभीरता से लिया गया है। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट परिसर में आज जो मंजर था वो प्रशासन की तत्परता और सतर्कता की कहानी बयां कर रहा था। शूटर्स पर हमले की आशंका को लेकर पुलिस इतनी अलर्ट थी कि पहले इन हत्यारों को पुलिस लाइन लाया गया, उसके बाद उन्हें कोर्ट तक पहुंचाया गया। इस बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सीएम को प्रयागराज के ताजा हालात की जानकारी दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को यह इनपुट भी मिला था कि जेल में इन हत्यारों को अतीक के गुर्गे मार सकते हैं, जिसके बाद जेल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि इन तीनों हत्यारों को जेल से लेकर कोर्ट परिसर तक खास प्रोटेक्शन में लाया गया। आज सुबह जब ये जेल से निकाले गए तो इनके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला था। पुलिस ने इनसे पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन इन्हें 4 दिन की रिमांड दी गई। अब 23 अप्रैल को इन हत्यारों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक के हत्यारों की सुरक्षा को लेकर टीवी9 से बोले डीजी जेल एसएन रावत। तीनों आरोपी कड़ी निगरानी में रखे गए हैं। जेल में जितने माफिया हैं वो कड़ी निगरानी में हैं। जेल में माफिया से मिलने वालों पर भी कड़ी निगाह है। कि शूटर्स की अतीक हत्याकांड के शूटर्स की सुरक्षा को लेकर मिल रहे थ्रेट के मद्देनजर कैसी तैयारी जेल में है? जी, आपको यही बताना चाहूँगा, हमारे जो हाई सिक्योरिटी जिनके प्रिजनर्स को होना चाहिए उनको पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है। 24 घंटा कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है और किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में आपको मैं बताना इसमें उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन सामान्य मैं आपको आंसर यही देना चाहता हूँ, जितने माफिया है उन पर हमारा सतर्क दृष्टि है, कड़ी निगरानी पर है, उनके साथ मिलने वालों पर कड़ी निगरानी है और उसके साथ साथ जो आपने जिस प्रकार के शूटर्स के बारे में बताया, इस प्रकार भी जो स्पेसिफिक केसेस आते हैं उस पर भी हमारी कड़ी निगरानी रहती है। जेल के अंदर भी हमने आपको बताया ना, वहाँ प्रॉपर जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम पॉसिबल व्यवस्था जिस जेल में संभव है उस प्रकार व्यवस्था किया जा रहा है। इनको रखने के लिए क्या नॉर्म्स और प्रोसेस है सर? क्या अलग अलग रखा जाता है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ये 24 घंटा हमारे अंडर सर्वेलेंस है जी। इतना आपको मैं बताना चाहता हूँ। बाकी कैसे एग्जैक्टली रखा जाता है उसके बारे में बताना क्या ये कोई उचित फोरम भी नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर अतीक के गुर्गे जिस तरीके से और अतीक के बेटे भी जेल में रहे हैं, उस दौरान क्या गैंग वॉर की आशंका भी होती है? क्या हालात जेल के अंदर भी बड़ी चुनौती बन जाते हैं? बिल्कुल, वो सभी फैक्टर्स को ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। जितना संभव है उस पर विशेष ध्यान रखा जाता है। वर्तमान भी आपने देखा होगा, वर्तमान ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ पे हमारा शासन एवं प्रशासन कटिबद्ध है कि यहाँ पे जेल का जो व्यवस्था को चुस्त रखा जाए, किसी भी प्रकार मोबाइल का उपयोग ना हो पाए, किसी भी प्रकार अनधिकृत वस्तुओं का अंदर आवागमन ना हो पाए, अनधिकृत व्यक्तियों का ना हो पाए, ये सभी बात पर विशेष निगरानी रखी जाती है। इसमें जो भी लापरवाही करते हैं उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाती है, की जाती रहेगी। इन दिनों में उनको प्रयागराज जेल से वो शिफ्ट किया गया था प्रतापगढ़ जेल के लिए और वर्तमान उन्होंने न्यायालय के आदेश के अनुसार वो लोग वर्तमान जेल से बाहर पुलिस कस्टडी में हैं।
और अब अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया है। शाहगंज एसओ समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। लापरवाही के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। कल एसआईटी ने पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी। अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस वालों पर गाज गिरी है। इस मामले में शाहगंज के एसओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। एसआईटी की जांच के बाद 5 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया। अतीक अशरफ की सुरक्षा में लगे जवानों पर कार्रवाई। सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस वाले सस्पेंड। शाहगंज एसओ समेत 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई। शाहगंज थाना प्रभारी अश्विनी सिंह पर कार्रवाई। 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल निलंबित। एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई। कल पुलिस वालों से एसआईटी की पूछताछ। शाहगंज थाना अंतर्गत कॉल्विन अस्पताल आता है और यहीं पर मेडिकल के लिए अतीक और अशरफ को लाया जा रहा था, जिसके बाद दोनों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि उस रात मौके पर अतीक और अशरफ की सुरक्षा के लिए 17 पुलिसकर्मी तैनात थे। एसआईटी ने अपनी जांच में बाकी के 12 पुलिसकर्मियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि अतीक और अशरफ जैसे माफिया की सुरक्षा को लेकर सवाल तो पहले से उठ रहे हैं कि इतने संवेदनशील मामले को इतने हल्के में कैसे लिया गया कि 3 अपराधियों ने आकर दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच तेज हो गई। एसआईटी की टीम ने 40 सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं। स्टेशन रोड से अस्पताल तक के सीसीटीवी की जांच अब की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर भी सबूत जुटाएगी एसआईटी। अतीक अहमद और अशरफ के कातिल 15 अप्रैल की रात कॉल्विन अस्पताल पहुंचने से पहले कहां रुके थे? इन लोगों ने अतीक और अशरफ का पीछा करना कहां से शुरू किया था? इसकी पड़ताल एसआईटी ने पहले ही शुरू कर दी थी, ताकि हत्यारे लवलेश, सनी और अरुण की रिमांड मिलते ही उनसे ये सवाल दागे जाएं। पूछताछ की तैयारी कर रही एसआईटी ने स्टेशन रोड से कॉल्विन अस्पताल तक सीसीटीवी जुटाया। एसआईटी ने 40 सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं। स्टेशन से लेकर अस्पताल तक सभी सीसीटीवी पर नजर। सीसीटीवी फुटेज से होगी अपराधियों की गतिविधियों की जांच। एसआईटी इन फुटेज के जरिए ये भी जानना चाहती है कि क्या उस रात इन तीनों हत्यारों के साथ कोई चौथा शख्स भी मौजूद था, जो इनको गाइड कर रहा था या किसी तरह की जानकारी शेयर कर रहा था। फुटेज के जरिए जांच एजेंसी ये देखना चाहती है कि हत्या वाली रात अपराधी कहां रुके, किससे मिले और कितनी बार फोन पर बात की गई। एसआईटी की जांच इस एंगल के इर्द गिर्द है कि क्या यह मुमकिन है कि 3 अपराधी आपस में इत्तेफाक से मिलते हैं, प्लान बनाते हैं और भारी सुरक्षा में अतीक और अशरफ जैसे माफिया को मारने चले आते हैं। और देखिए, इससे जुड़ी अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के बीड में अतीक के समर्थन में पोस्टर लगे। पोस्टर में अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया है। पुलिस ने मौके से पोस्टर को तुरंत हटवाया। पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। प्रयागराज में शूटर्स की पेशी के दौरान समर्थन में भी नारे लगे हैं। प्रयागराज में पिछले 1 महीने से मचे बवाल के बीच कुछ घटनाएं ऐसी भी हो रही हैं जो कि लोगों की मानसिकता की पोल खोल रही हैं। अतीक के हत्यारे लवलेश, सनी और अरुण की आज सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। उस दौरान यहां पर धार्मिक नारे सुनाई दिए। इस वीडियो में भारी सुरक्षा के बीच तीनों हत्यारों को सुनवाई के बाद वैन में बिठाया जा रहा है। ठीक उसी वक्त इस नारे की आवाज सुनाई देती है। दूसरा वीडियो महाराष्ट्र से आया है। महाराष्ट्र के भीड़ में अतीक और अशरफ के समर्थन में पोस्टर नजर आए। बीच चौराहे पर लगी इस पोस्टर में अतीक की हत्या को शहादत बताया गया। पोस्टर में अतीक और अशरफ को शहीद बताया गया। इस खबर के वायरल होने के बाद आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से पोस्टर हटा दिया गया। पुलिस ने पोस्टर लगाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। क्या गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को डबल क्रॉस कर दिया और खुद अतीक से बगावत कर दी? अतीक के बेटे असद की मौत के बाद अतीक और अशरफ को इसकी चर्चा करते सुना गया था। देखिए ये रिपोर्ट। किस्मत जब साथ छोड़ती है तो फिर किसी पर यकीन नहीं रहता। कुछ यही हुआ था अतीक और अशरफ के साथ, जब उन्हें गुड्डू मुस्लिम के मुखबिर होने का शक होने लगा था। इस बात की चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि दावा है कि लॉकअप में दोनों ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर बातचीत की थी। अतीक अशरफ हत्याकांड में ये अभी तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। इस खुलासे में उंगली सीधे अतीक के बेहद करीबी गुड्डू मुस्लिम पर उठ रही है। अतीक और अशरफ के बीच लॉकअप में ये बातचीत उसी तारीख की है जिस रात यानी 15 अप्रैल को दोनों का मर्डर हुआ था। अतीक और अशरफ उस दिन धूमनगंज थाने के लॉकअप
हिरासत में बंद थे। माफिया ब्रदर्स आपस में पुलिस के जरिए लगातार बरामद हो रही पिस्टल और पाकिस्तानी कारतूस को लेकर चर्चा कर रहे थे। दोनों भाई इस दौरान किसी खास शख्स पर पुलिस से मिले होने का शक जता रहे थे। अतीक और अशरफ ने उस 1 घंटे में असद और गुलाम के एनकाउंटर पर भी चर्चा की थी। दोनों ये शक जता रहे थे कि असद और गुलाम की लोकेशन भी किसी अपने ने ही जाहिर की है। ऐसी चर्चा है कि अतीक और अशरफ उस दिन गुड्डू मुस्लिम पर संदेह जता रहे थे, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक के अपराधों का राजदार था। वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश से अगली खबर है, जहां मुरादाबाद में कपड़े के गोदाम में आग लग गई है। गोदाम में भीषण आग से मची अफरा तफरी। गोदाम में आग से पूरे इलाके में धुएं का गुबार है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई हैं और देखिए किस तरह से दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में तो लगी है, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर इस वक्त आग लगी हुई है। पूरा का पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया है। दरअसल कपड़े का गोदाम था जहां आग लगी है। और अब एक अहम खबर, कौशाम्बी के कछार इलाके में लगातार लोकेशन बदल रही है। शाइस्ता अतीक अहमद की पत्नी की लोकेशन को लेकर यह अहम खबर सामने आ रही है। शाइस्ता के साथ आधे दर्जन से ज्यादा महिलाएं भी हैं। ये महिलाएं बुर्का पहनकर लगातार शाइस्ता परवीन के साथ हैं। आयशा और शाइस्ता रोज अपना फोन नंबर भी बदल रही हैं। ये जानकारी सामने आई है। फोन भी बदला जा रहा है और फोन नंबर भी चेंज किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी शाइस्ता को लेकर सामने आ रही है। अतीक अशरफ की हत्या के बाद उसके कुनबे के बचे हुए लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है। असद के साथ गुलाम का एनकाउंटर और फिर अतीक के साथ अशरफ की हत्या ने अतीक के रिश्तेदारों और गुर्गों में भी खौफ भर दिया है और वो लोग पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस यूपी से लेकर बंगाल की खाक छान रही है। बताया जा रहा है कि अतीक की बहन आयशा नूरी और पत्नी शाइस्ता शूटर साबिर के साथ प्रयागराज के कछार इलाके में छिपे हुए थे। शूटर साबिर उमेशपाल हत्याकांड में आरोपी है, जो पिछले 30 दिनों से शाइस्ता के साथ है। ये सभी लगातार लोकेशन बदल बदल कर छिप रहे हैं। पुलिस सोर्सेस की माने तो शाइस्ता और आयशा के साथ आधा दर्जन महिलाएं भी जो हर वक्त बुर्के में रहती हैं, ताकि पुलिस को शाइस्ता की पहचान तय करने मुश्किल हो। पुलिस का यह भी दावा है कि शाइस्ता और आयशा रोजाना फोन और उसका नंबर बदल रहे हैं। दावे ये भी हैं कि पुलिस के रडार पर वो लोग भी हैं जो लगातार शाइस्ता, आयशा और साबिर की मदद कर रहे हैं। इस बीच लखनऊ पुलिस ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को हिरासत में लिया है। मोहम्मद मुस्लिम पर शाइस्ता को 80 लाख रुपए देने का आरोप लगा है। उधर गुड्डू मुस्लिम के घर पर लगाया गया है नोटिस। ये खबर भी सामने आ रही है। नोटिस में अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। बहुत जल्द गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चल सकता है। एसटीएफ ने इस बात का तो खुलासा कर दिया कि 24 फरवरी को जब उमेशपाल की हत्या हुई, जिसमें उस वीडियो में वो साफ दिख रहा बम चलाते हुए, और इसीलिए उसे बमबाज कहा जा रहा है, कि गुड्डू मुस्लिम उस घटना के बाद झांसी गया था, जहां पर बाद में असद और उसके साथी गुलाम की पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है। उस जगह तक वो गया था। उसके बाद वो एसटीएफ के चंगुल से निकल गया। यहाँ चकिया इलाके में, प्रयागराज के चकिया इलाके में गुड्डू मुस्लिम का घर है। घर पे ताला लगा हुआ है। 24 फरवरी के बाद से इस घर में कौन कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। गुड्डू मुस्लिम का परिवार है, कहाँ है किसी को जानकारी नहीं है। हम यहाँ आते हैं, गली में इतने सारे लोग हमें मिलते हैं खड़े हुए, किसी से आप बात कर लीजिए, किसी को कुछ भी नहीं पता या फिर कोई बताना नहीं चाहता। दोनों ही सूरत हाल हो सकती है। पिछली बार जब हम आए थे तो दूसरी नोटिस थी, इस बार ये नोटिस है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक नोटिस पहले दिया गया था, तारीख 3 अप्रैल को ये नोटिस है। कहा गया है कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है। जिस ज़मीन पर जिस तरीके से मकान बनाया है, जिसको दिया गया था ये नोटिस, चूँकि गुड्डू मुस्लिम उस वक्त के बाद से फ़रार है, इसमें लिखा हुआ है कि मीडिया के माध्यम से इस नोटिस को भी दिखाया गया है। यानी कहा जा रहा प्राधिकरण की तरफ से, डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, कि शायद गुड्डू मुस्लिम, उसके घर वालों ने भी उस नोटिस को मीडिया के हवाले से देखा होगा। तो 15 दिन के अंदर में इस घर को वो खुद से गिरा ले, नहीं तो इस पर बुलडोजर चल जाएगा। तो अब ये जान लीजिए कि किस तरह से अतीक अहमद का जो गैंग है बहुत बड़ा था। उसके गैंग में दर्जनों कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, शार्प शूटर्स और बमबाज थे। इनमें कुछ शार्प शूटरों की कहानी आपको बताते हैं कि वो कैसे अतीक के साथ जुड़े और अतीक के लिए वो क्या काम करते थे।
जिस प्रयागराज में माफिया अतीक की हत्या हुई, उसी प्रयागराज में कभी उसके आतंक की तूती बोलती थी। उत्तर प्रदेश में उसने हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन अतीक ने ये सब अकेले नहीं किया। अतीक के पीछे दर्जनों शूटर और बमबाज थे जो उसके लिए काम करते थे। आज उनके बारे में बताते हैं। अतीक के गैंग में एक सदस्य का नाम है जुल्फिकार उर्फ तोता, जो अतीक अहमद का बेहद करीबी शार्प शूटर था। जुल्फिकार उर्फ तोता का निशाना बहुत अचूक माना जाता था। तोता इस वक्त आगरा जेल में बंद है। अतीक के दूसरे शूटर का नाम है बल्ली उर्फ सुधांशु पंडित। बल्ली भी अतीक के करीबी शार्प शूटरों में गिना जाता है। अतीक अहमद गैंग के तीसरे सदस्य का नाम है आबिद प्रधान। आबिद अतीक के लिए रंगदारी और गुंडा टैक्स की वसूली करता था। अतीक के साथ जुड़ने के बाद आबिद ने करोड़ों की संपत्ति बनाई। अतीक के सितारे जब गर्दिश में गए तो आबिद उसका एंटी हो गया। उसने अपना गैंग बना लिया। वहीं नसीम हटवा अशरफ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, जो अतीक के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारता था। दिल्ली के साउथ एक्स में अतीक ने घर पर किया था कब्जा। TV9 भारतवर्ष से बोले घर के मालिक नरेश गुप्ता। 2006 में अतीक के गुर्गों ने घर पर कब्जा कर लिया था। अभी कोर्ट में है घर पर कब्जे का ये पूरा मामला। घर की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। ये तो मेरी नहीं है, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है अनडिवाइडेड, जिसको मेरे बड़े भाई के बच्चों ने उसको बेच दिया था। तो वो मतलब अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी पोजीशन कैन नॉट बी गिवन, बट ही केम एंड टुक अ फोर्सफुल पोजीशन। तो क्या हुआ था आंटी, ये बताइए, जिस वक्त वो आया आपके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? जब उसके आदमी आए तो उन्होंने हमसे चाबी मांगी नीचे जीने की। वो एंट्रेंस हमारी है। हमने कहा क्यों दे दें? तब उसने हमें बताया कि हमने ये घर खरीद लिया है। मैंने कहा है तूने घर खरीद लिया है? उस समय तो वो चला गया। उसके बाद वो दूसरे दिन 300 गुंडे लेके आया और ज़बरदस्ती उसने कब्जा करना चाहा। कर लिया, घुसाया था अंदर। तो आपके जो बड़े भाई हैं उनके थ्रू ये उस तक पहुंची, लेकिन बड़े भाई की डेथ हो चुकी है पहले ही। ये उन बड़े भाई के बच्चे और उनकी वाइफ। तो क्या ये अभी भी मसला चल ही रहा है? अभी भी अनडिवाइडेड चल रहा है। मोहम्मद मुस्लिम अतीक के साथ काम करता था और अतीक के कहने पर लोगों को बिल्डिंग के काम में लगाता था। एक ऐसा ही परिवार अतीक इस ठगी का शिकार हुआ है। देखिए लखनऊ से ये रिपोर्ट। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ नासिर साहब हैं। नासिर साहब से सुनते हैं उनकी आप बीती। नासिर साहब एक बात बताएं कि आपके साथ क्या गुजरी, ज़रा तफसील से बताइए। सर हम लोग का एक बिल्डिंग एग्रीमेंट हुआ था, विच एक्चुअली इनके बड़े भाई से हुआ था। मतलब बात करने इनके बड़े भाई आते हैं। एक बड़े भाई से मतलब गुड्डू मुस्लिम मोहम्मद मुस्लिम के बड़े भाई, मोहम्मद मुस्लिम के बड़े भाई हैं मोहम्मद अशरफ। ही इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट और वो एक ऐसा ऑरा प्रोजेक्ट करते हैं कि सब अच्छे लोगों का वो कंपनी है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं कर नहीं सकता, तो मेरे छोटे भाई करेंगे। और जब काम स्टार्ट हुआ और उसमें एबरेशंस और अनियमितताएं स्टार्ट हुई कि बिल्डिंग का डायमेंशंस चेंज हो गए, बिल्डिंग्स का लोकेशन चेंज हो गई, उसके अंदर मोर देन द रिक्वायर्ड वो बनना स्टार्ट हो गया। तो जब उस पर ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुए तब बात खुल के आई कि जो जिनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो कंपनी बिक गई है, उसको दूसरी कंपनी ने, मोहम्मद मुस्लिम की कंपनी ने, अकामा डेवलपर्स ने ख़रीद लिया है। तो एज़ यू नो कंपनीज बिक जाती हैं और समवन एल्स टेक्स ओवर। जब उनके खिलाफ गए तो फिर ये मालूम चला कि दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू अतीक एंड आर हैंडलिंग हिज फाइनेंसेस इन लखनऊ। एंड हम लोग को बहुत प्रेशर बना, बहुत बार धमकियाँ आई, कई बार लोगों ने बताया कि भैया मत करो, ऐसा आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत पावरफुल आदमी है। बट स्टिल जब ये सरकार चेंज हुई और योगी जी की सरकार आई, देन वी अगेंस्ट रीस्टार्टेड द होल थिंग कि शायद इस बार सुनवाई हो जाए, और इस बार सुनवाई हुई। कई सारी एजेंसियों ने मोहम्मद मुस्लिम पे हाथ डाला, लेकिन उसके बावजूद भी एजेंसियों को उस तरह की सफलता नहीं मिली जिस तरह की सफलता की उम्मीद की जा रही है। जी, कई बार तो हमने भी सुना कि प्रूव हो गया है कि 20-25 करोड़ रुपए इनके अतीक के पास से आए हैं, 5-7 करोड़ रुपए आयशा के पास या शाइस्ता जो भी उनका नाम है उनके पास से आए हैं। कई बार ये भी हुआ, हमको यहाँ के मतलब जो रेजिडेंट्स हैं वो बताते थे कि अतीक के बेटे आते रहते हैं यहाँ पे उनसे मिलने के लिए। ऑल्दो
हमने देखा नहीं कभी, क्योंकि हमारी भी एंट्री अपनी ही बिल्डिंग में रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि हम जब तो अतीक और अशरफ के जाने के बाद अब बहुत सारे पीड़ित सामने आ रहे हैं और अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं। वहीं यूपी में हो रहे एनकाउंटर का एमपी के बदमाशों में भी खौफ नजर आ रहा है। जबलपुर में हिस्ट्री शीटर की फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी की गई। वीडियो बन रही है। हाँ बन रही है वीडियो। हाँ बन रही है। रुख अगली वाली खबर का। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पायरेसी और सर्टिफिकेशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। नेशनल क्वांटम मिशन को भी मंजूरी को लेकर फैसला लिया गया है। जो पायरेसी को लेकर है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी चुनौती सब कलाकारों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के पीछे बहुत बड़ी टीम का एक रोल होता है, अच्छी फिल्म बनाना, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार पायरेसी के कारण उनको जो उनकी मेहनत है उस पर पानी फिर जाता था। और बहुत लंबे समय से मांग थी कि पायरेसी के ऊपर कुछ किया जाए और बाकी भी जो सर्टिफिकेशन है उसको एज बेस से लेके बाकी ऐसे सुझाव समय समय पर आ रहे थे। जो रिडेंडेंट प्रोविजंस थे उन पे क्या किया जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। और मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पे बहुत सारे कानूनों को रिवोक करने का काम भी किया, हजारों की संख्या में। और वहीं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन में अमित शाह। सम्मेलन में एएनटीएफ के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश चीफ शामिल हुए हैं। ड्रग्स को जड़ से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। दिल्ली में चल रहा है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन। नारकोटिक्स का उपयोग हम सब जानते हैं, आने वाली पीढ़ियों को खोखला नारकोटिक्स कर देता है। आने वाली पीढ़ियां हमारे देश के विकास की नींव होती है। अगर देश के विकास की नींव ही खोखली हो तो इस पर एक मजबूत देश की संरचना नहीं हो सकती है। और वो वहां तक सीमित नहीं रहता। युवा तो दिग्भ्रमित होते ही है, युवा पीढ़ी खोखली होती ही है। इसके साथ साथ देश के अर्थतंत्र पर भी इसके ढेर सारे दुष्परिणाम पड़ते हैं। देश के अर्थतंत्र के साथ साथ नार्को टेरर के माध्यम से देश की सुरक्षाएं भी, देश की सीमाएं भी, देश की सुरक्षा और देश की सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम भी ये नारकोटिक्स की तस्करी करता है। और एक इस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल नुकसान हमारे देश को करता है कि इसके खिलाफ लड़ाई करने का मूड हमने बनाना पड़ेगा।